महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, इसमें उद्धव ठाकरे को शायद किनारे कर दिया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरना खतरनाक साबित होगा। इसको लेकर जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पत्रकारों ने पूछा कि आपके सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि संजय राउत जी ने कहा है बिना सीएम फेस के उतरना खतरनाक होगा, तो क्या सीएम आपकी तरफ से कोई नियुक्त किया जाएगा? इस पर शरद पवार ने कहा कि चुनाव उतरने के पहले सीएम का कोई चेहरा नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तीनों ही दल मिलकर के लड़ेंगे, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना। सीएम का फैसला बाद में किया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे के उस दावे को, यानी जो संजय राउत दावा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने काम किया है, उद्धव ठाकरे का जनता ने काम देखा है और साहब उससे बढ़िया तो सीएम कोई हो नहीं सकता, इस पर सीधे सीधे जो शरद पवार है उन्होंने पानी फेर दिया। अब तो उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फिरने की और भी वजह मैं आपको बताऊंगा। असल में अब बात क्या है कि जिस तरह से शरद पवार के सांसद जीत करके आए हैं 8, अब उनको लगता है उस फील्ड में जो वो काम करेंगे तो ये सीटों में कन्वर्ट होगा, तो सीधा सीधा उनको लगता है कि हम जो है इसमें अधिकतम सीटें जीतें ताकि हम दबाव बना सकें कि सीएम हमारा हो। यही कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस भी उत्साह में इस तरह से है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के जो सीटें जीती हैं, इससे कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी भी अब वहाँ सीट मांग रही है। और अब ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी और जो उत्तर प्रदेश के वहाँ पर यादव रहते हैं, कुछ और बाकी कम्युनिटी रहती है जिस पर अभी अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, जो फॉर्मूला लेकर अपनी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। अब उनको लगता है कि वैसा ही सफलता हमें जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले महाराष्ट्र के अंदर है उनके वोटरों के अंदर पैठ बन सकती है। तो कांग्रेस को लगता है कि उद्धव ठाकरे के बजाय अखिलेश यादव हमें ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। और ये जो युक्ति है इसको बनाने के लिए दिल्ली के अंदर आप देखें समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके साथ बैठकर के राहुल गांधी चर्चा करते हैं। और अब खबर एक ये भी है, जो बड़ी खबर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, कि जिस तरह से अभी जो चुनाव लोकसभा के हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का आईटी सेल अचानक से ऐसा परफॉर्म करने लगा कि उसने भारतीय जनता पार्टी को फेल कर दिया। ऐसा कैसे हुआ है आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए हुआ कि जो कांग्रेस का आईटी सेल है, उस कांग्रेस के आईटी सेल ने इस बार समाजवादी पार्टी की भी कमान संभाली है। समाजवादी पार्टी के लिए बाकायदा जो उनका आईटी सेल है उसको ट्रेनिंग दी गई है। और खबर यहां तक है कि अब वो ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा पीछे से बैकअप देंगे और अब मिलकर के एक संयुक्त वॉर रूम बनाया जाएगा। उस संयुक्त वॉर रूम में अब यह तय किया गया है कि जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में भी, उस उपचुनाव में अधिकतम सीटें विधानसभा की जीतने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे जो विधायक थे वो सांसद बन गए, उनकी सीटें खाली हुई हैं। और उन खाली सीटों में ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों मिलकर के ये सभी सीटों को जीतने की गणना कर रहे हैं। और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया और आगे से तय किया गया है कि अब हर राज्य में जहां भी चुनाव होंगे कांग्रेस का आईटी सेल उसको बड़े तरीके से ट्रेंड लोगों को उसमें भर्ती किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। आईटी सेल इतना बड़ा उनका हो सकता है क्योंकि सरकारी अमला साथ में है। कांग्रेस से उन्होंने कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस से ना तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को खुश करना सीखा है, ना कांग्रेस से उन्होंने शासन प्रशासन पर पकड़ बनानी सीखी है, ना कांग्रेस से उन्होंने न्यायपालिका पर कैसे पकड़ बनाई जाती है ये बीजेपी ने सीखा है। बीजेपी ने जो सीखा है वो राष्ट्रवाद है, सबसे जरूरी चीज है। लेकिन खाली राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर देश की जनता वोट नहीं देती। ये पिछले 3 चुनाव में सिद्ध हो चुका। इस चुनाव में देश की जनता ने बता दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आपने बढ़िया रोड बनाई, वंदे भारत ट्रेन चलाई, बड़े एयरपोर्ट बनाए, लोगों के घर फ्री में दिए, इससे बात नहीं बनेगी, इसका कुछ और भी करना पड़ेगा। मकान आपने दिए, उनकी संख्या 1 करोड़ के करीब है। 140 करोड़ की आबादी में आप 1 करोड़ लोगों को मकान दे देते हैं
तो बाकी लोग कहते हैं मेरा क्या। बीमा की योजना आपने दी, वो 50 करोड़ लोगों तक गई, लेकिन उसका प्रचार कितना है। और इस तरह से आईटी सेल कहीं ना कहीं मजबूत नहीं रहा, जिसका नतीजा दिखाई दिया। तो इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो ये कि उद्धव ठाकरे को तो अभी शरद पवार का जो बयान आ गया, ये अपने आप में बड़ा झटका है, लेकिन अब वो ये तय कर चुके हैं कि इस मामले में उद्धव ठाकरे की अब मनमर्जी नहीं चलेगी, सीटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस और एनसीपी ज्यादा सीटें लेंगे और उद्धव ठाकरे को कम सीटें देने पर विचार चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसी में एंट्री मारेगी समाजवादी पार्टी, यानी अखिलेश यादव के भी प्रत्याशी अब पहली बार महाराष्ट्र के अंदर आप बड़ी संख्या में उतरते हुए देखेंगे। उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा विश्वास पात्र समाजवादी पार्टी है और इसलिए समाजवादी पार्टी से ज्यादा समझौते की उम्मीद की जा रही है। विश्वास पात्र ज्यादा है तो इसका मतलब तो अब उद्धव ठाकरे की हालत न घर का न घाट का वाली स्थिति होने जा रही है। सीएम तो उनको नहीं बनाया जाएगा, ये मैं एडवांस में बता रहा हूं। पक्का तय कर लिया गया है लगभग कि या तो एनसीपी का सीएम होगा या तो कांग्रेस का सीएम होगा, और अब इसमें जो सपोर्ट करना चाहे वो कर ले। यहां तक महाराष्ट्र के लोगों का कहना यह है कि जैसे ही एनसीपी शरद पवार की सीटें ज्यादा जीते आएंगी, अजीत पवार जो गए हैं छोड़ करके एनसीपी को, वो भी वापस चाचा जी के पास आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं जैसे ही उनको लगेगा कि सत्ता इनके हाथ में जा रही है। यानी कोई विश्वास का वो व्यक्ति नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है, ऐसा महाराष्ट्र के लोगों का कहना है। इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। दूसरी तरफ आपको बता दूं, एक तरफ तो ये क्लियर हो गया कि उद्धव ठाकरे की कोई मर्जी, कोई जिद, कोई मांग पूरी महाविकास आघाड़ी में नहीं होने जा रही है। आपको जितनी सीटें मिलेंगी उतनी पर लड़ना है। आप सीएम होंगे कि नहीं ये फैसला बाद में होगा, ये भी कह दिया गया है। और अभी तो कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने पर विचार कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब ये लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, उन हारों में सीट के हारने के बाद उनको ये बुद्धि आ गई है कि लोगों को लुभाना है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है जो खटाखट पैसे देने का वादा करती है। वो वादा आप सोचिए कभी पूरा नहीं होगा। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पूरा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, कर्नाटक में फ्री की बस यात्रा, महिलाओं को पैसा, केजरीवाल जी की सरकार जिन 2 राज्यों में है, पंजाब और दिल्ली, हालांकि दिल्ली में एक भी सीट आम आदमी पार्टी ने नहीं जीती, वो अलग बात है। लेकिन ये फॉर्मूला जो फ्री की रेवड़ी वाला है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसी को जनता ज्यादा प्रीफर करती है और इसलिए बजट पेश किया गया है महाराष्ट्र में। और उस बजट में आपको बता दूं कि खुले तौर पर ये जो फ्री बीज है इसी को अनुसरण किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए की खर्च की योजनाएं इसमें लागू की गई हैं। मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला शिवराज सिंह चौहान का लागू रहा, लाडली बहना योजना, उसको अब ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में भी माझी लड़की बहन योजना, इसके लिए 46,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 21 से लेकर 60 साल की आयु के बीच की जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी पहचान करके 1500 रुपए प्रत्येक महीना उनके खाते में सीधा सीधा दिया जाना है। यानी अभी जुलाई के महीने में पहली किस्त दी जा सकती है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। 48% महाराष्ट्र के अंदर महिलाएं हैं। ये तुरुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी के लिए शामिल ये हो सकता है। एकनाथ शिंदे सरकार जो है महाराष्ट्र में चल रही है, उन्होंने महिलाओं के लिए ये घोषणा की है। दूसरी तरफ जो सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, युवाओं के लिए कि जो ट्रेनी युवा हैं कि किसी ना किसी प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन ट्रेनीज को 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अब 10,000 रुपया समझ लीजिए, कई बार तो नौकरी लगने पे नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा, युवाओं को लुभाने के लिए बहुत बड़ा बजट इसमें रखा है। किसानों के लिए यह तय किया गया है कि जिनके पास एक उनका तय कर दिया गया है कि कितने हॉर्स पावर की मोटर है, छोटा ट्यूबवेल है, उसकी बिजली का बिल माफ किया जाएगा। 14,761 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया है। दूसरी एक योजना तीसरे नंबर पर 52 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर फ्री में एकनाथ शिंदे सरकार देगी। यह घोषणा हो गई है अन्नपूर्णा योजना के तहत। दूसरा, किसानों को राहत देते हुए 2 हेक्टेयर की जमीन, 2 हेक्टेयर जिन पे जमीन है वो छोटे किसान,
उनको कपास और सोयाबीन के किसानों को प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपया ये दिया जाएगा। यानी 2 हेक्टेयर अगर किसी पर जमीन है तो उस 2 हेक्टेयर वाले को 10,000 हो गया, 1 हेक्टेयर है 5,000 हो गया, और उससे छोटा है तो 2,000 हो गया। इस तरह से जमीन के आधार पर उसको एक सब्सिडी दी जा रही है। प्याज उत्पादकों के लिए 851 करोड़ रुपए का पैकेज रखा है, और डेयरी किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है कि प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी, यानी दूध का रेट भी नहीं बढ़े, आपको दूध उसी रेट पे देना है जो रेट अभी चल रहा है, लेकिन जो डेयरी किसान हैं उनका लेखा जोखा रखा जाएगा, और कोऑपरेटिव डेयरियों पे जो किसान दूध दे रहे हैं वो उस दूध में 5 रुपए सब्सिडी उनके खाते में दी जाएगी प्रति लीटर के हिसाब से। ये बहुत बड़ा कदम है। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये बजट जो हुआ है इससे 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो है महाराष्ट्र की सरकार पर, महाराष्ट्र के वित्त पर पड़ेगा। लेकिन ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे यानी ये जो एनडीए ये कैसे वापसी करे। लेकिन अब बात ये भी है कि ये बजट घोषित हुआ है, अब ये जो पार्टियां बाकी मैदान में उतरेंगी ये तो कुछ भी बोल देंगी। आपने कहा है 1,500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, राहुल गांधी कहेंगे हम 5,000 देंगे, महिलाएं वही हैं, कहेंगी साहब 1,500 आ रहे हैं लेकिन 5,000। देखना होगा इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से सरकार करती है। अगर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से इन योजनाओं के इम्प्लीमेंट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उसमें मैं योगी आदित्यनाथ को भी कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी समेत जितने भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इसकी ट्रेनिंग शिवराज सिंह चौहान से लें, लोगों से इंटरेक्ट कैसे किया जाता है, मामा की संज्ञा कैसे ली जाती है इसकी ट्रेनिंग शिवराज सिंह चौहान से लें। योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो देखता नहीं हूँ कि आम जनता से जनता दरबार में मिलते हैं, लेकिन वो मिलना भी बस कैसा मिलना है, आम आदमी वहाँ पहुँचे। ये बहुत बड़ा एक प्रदेश है और उसमें लखनऊ पहुँचना, गोरखपुर पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और योगी जी हर ज़िले में पहुँच जाएं ये भी अपने आप में एक बहुत टिपिकल काम है। लेकिन एक ऐसा तो योगी आदित्यनाथ जी को और बाकी मुख्यमंत्रियों को बनाना पड़ेगा कि जैसे हम देख रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा असम के अंदर, उसका भी रिजल्ट आया है, कैसा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने जो किया उसका नतीजा हमें देखने को मिला। बाकी मुख्यमंत्रियों को भी इसी से शिक्षा लेनी है, वरना ये जो अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं इसमें भी फिर वही हाल होगा जो लोकसभा में हुआ। तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन ये जो खबर आ रही है महाविकास आघाड़ी गठबंधन में टूट की, इससे अगर ये होता है कि उद्धव ठाकरे और ये जो शरद पवार हैं इनमें कोई आपस में तालमेल नहीं बनता है, फिर निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में इस बार फिर बनने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।